स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। मेरा नाम है निखिल साहू और आप देखना चालू कर चुके हैं ब्यूरो एकेडमी। सबसे पहले तो हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे क्योंकि इतनी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। कुछ कारण से मैं बाहर था और मेरे पास ये जो सारे इक्विपमेंट थे मैं वहां ले जा नहीं सकता था, तो उसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तो उसके लिए सॉरी। दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि ये जो वीडियो सीरीज चल रही है इसमें हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को पढ़ रहे हैं। हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए ये है। इसमें सबसे पहले हमने जो हमारी 2-4 जो पहले वीडियो बन चुकी हैं उसमें हमने समझा है कि कौन कौन सी बुक्स हमको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको सिलेबस को समझाया था और उसके बाद हमने जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, उसको चालू किया था और उसमें भी सबसे पहले हमने सोक्रेटिस, सुकरात और प्लेटो के बारे में पढ़ लिया था। सोक्रेटिस को हमने थोड़ा बहुत समझा था, लेकिन प्लेटो को हमने पूरी गहराई से इन डेप्थ 3 वीडियो में क्रमशः समझा था। तो आज इस वीडियो में हम जो प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल, जिनको अरस्तु भी बोला जाता है, उनको पढ़ने जा रहे हैं, उनके विचार को पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। आइए, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहूंगा कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, इसके लिए आपको ये जो बुक है यहाँ पे दिख रही है बी एल्फाडिया के द्वारा। ये बुक की जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मैंने दे दी है, आप वहां से जाके इसको परचेस कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो ये हुई बुक की बात। अब आ जाते हैं अरस्तु के राजनीतिक व दार्शनिक विचारों के बारे में। दोस्तों, ये जो व्यक्ति थे अरस्तु, इनका सबसे पहले हम टाइम पीरियड जान लेते हैं और फिर उनके मैं आपको महत्वपूर्ण विचारों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। ग्रीस में इनका जन्म हुआ था। लोकेशन में आपको फिर से बता दे रहा हूं, मैंने पिछली वीडियोस में बताया है। देखिए, ये रहा आज का यूरोप और ये रहा आज का ग्रीस। ठीक है, अब इस ग्रीस में भी उस टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया 384 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं, तो उस समय छोटे छोटे सिटी स्टेट हुआ करते थे और उनके कुछ नाम महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से स्पार्टा था, एथेंस था। ये कुछ महत्वपूर्ण सिटी स्टेट थे। इनके दरमियान ही ये जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो थिंकर्स हैं, इनकी कहानियां घूमती हैं। तो मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया कि ये जो व्यक्ति हैं, जो हैंडसम से व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे, इनका टाइम पीरियड क्या रहा है और इनका स्थान कौन सा रहा है। अब देखिए, मैंने आपको पिछली जो वीडियो है उसमें बताया था कि प्लेटो जो थे उनकी एक एकेडमी थी। इसको हिंदी में अकादमी बोलते हैं। जैसे सब विद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, तो प्लेटो ने शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अकेडमी का गठन किया और उसका नाम ही था अकेडमी। तो आप ये कह सकते हैं कि अकेडमी शब्द ही वहां से आया है। ठीक है, संस्था एक बनाई उन्होंने, उसका नाम अकेडमी रखा। तो वहीं दूसरी तरफ जो हमारे अरस्तु थे, उन्होंने भी एक संस्था बनाई थी। उस संस्था का नाम लूसी कई लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं और कुछ लोग उसको लूसियम प्रोनाउंशिएट करते हैं। देखिए, इसकी स्पेलिंग बता देना चाह रहा हूं मैं, LYCEUM। अब आपको इसको जिस प्रकार से पढ़ना हो वैसे आप पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो लूसियम जो एकेडमी थी वो किसको जाती है क्रेडिट? उसका जाता है अरस्तु को। और जो एकेडमी बनाई थी वो किसने बनाई थी? वो प्लेटो ने बनाई थी। प्लेटो कौन थे? एरिस्टोटल के गुरु थे। ठीक है, सबसे पहले देखो, मैं एक बार फिर से क्रोनोलॉजी बता दे रहा हूं। सबसे पहले आया जो हमारे सोक्रेटिस थे, सुकरात थे, उसके बाद आए प्लेटो, प्लेटो के बाद आया एरिस्टोटल, अरस्तु, और अरस्तु के बाद आता है सिकंदर। मतलब कि ये जो व्यक्ति है ये किसका
शिक्षक रहा था विश्व विजेता सिकंदर का। सोच रहे हैं आप, ये मतलब ऐसे ही मतलब सिकंदर साहब ने पूरा विश्व नहीं जीत लिया है, बहुत ही उनका ब्रेन शार्प किया होगा इन महाशय ने बैठ के। और इन्होंने खुद भी कम से कम 12 वर्ष, जीवन के महत्वपूर्ण 12 वर्ष एक ऐसे व्यक्ति के साथ गुजारे हैं जो उस टाइम का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था, जिसका नाम था प्लेटो। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि राजनीति दर्शन जो हमारी फिलॉसफी होती है, फिलॉसफी और साइंस में अंतर होता है, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी मतलब कि राजनीतिक दर्शन का जो जनक माना जाता है वो प्लेटो को माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो वो है आपके एरिस्टोटल। इन्हें तुलनात्मक राजनीति का भी जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया था, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस किया था कि इस संविधान में ये चीज अच्छी है, इस संविधान में ये चीज अच्छी है, तो आओ इन सब संविधानों की अच्छी अच्छी चीजों को उठा के ये संविधान बना दिया जाए। तो इनकी एक बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस नाम की भी इन्होंने एक किताब लिखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उसमें आता है पॉलिटिक्स, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बुक, दूसरा है एथिक्स और तीसरा है रिटोरिक। ये जो आप एथिक्स देख रहे हैं इसका पूरा नाम है निकोमैकियन एथिक्स। क्या बोलेंगे? द निकोमैकियन एथिक्स। और भी इनकी बुक्स रही हैं जैसे कि द सोल पोइटिक्स, इसकी स्पेलिंग में लिख देता हूं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बुक रही हैं, आप बाकी को अवॉइड कर सकते हैं लेकिन इनको तो अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमको इनके पूरे जो मुख्य विचार हैं वो इसी से जानने को मिलते हैं, इन 3 बुक से जानने को मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं अरस्तु के राजनीतिक व दार्शनिक विचारों पर, ठीक है। तो यहाँ पे उंगलियों पे गिन लेना आप 8 विचार, मतलब ऐसे ऐसे गिन लीजिए आप 8 विचार इनके अति महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार यूपीएससी में घुमा फिरा के इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मेरा आशा है कि आज हम इस वीडियो में कम से कम 2 से 3 विचारों को जानने की कोशिश करेंगे और बाकी की जो वीडियो है कल हम उनको अपलोड कर देंगे, उन जो थॉट्स है उनकी वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो बाकी हम ऐसे करके 8 विचारों को जान लेंगे 2 या 3 वीडियो में। एक वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है। कौन कौन से विचार हैं जल्दी से बता देता हूं। अरस्तु का संपत्ति का विचार, ये संपत्ति का विचार आपको पता है प्लेटो ने भी दिया था। यहाँ पे जो इनके शिष्य हैं उन्होंने इनको क्रिटिक किया है, किसको? प्लेटो को। आलोचना की है प्लेटो की कि क्या बात कर रहे हो भाई, संपत्ति तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अरस्तु राज्य की बात करते हैं, मध्यम मार्ग की बात करते हैं, मध्यम मार्ग का स्वर्णिम सिद्धांत जिसको बोला जाता है। शासन के प्रकार किस प्रकार के होने चाहिए, मैंने आपको अभी बताया 158 कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने अध्ययन किया, सब कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हुए थे। तो इन्होंने बताया कि सर्वोत्तम कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का होगा या सर्वोत्तम जो शासन की पद्धति होगी वो किस प्रकार की हो सकती है। फिर अरस्तु बोलते हैं कि न्याय का सिद्धांत कैसा है। हमने प्लेटो का न्याय का सिद्धांत देखा था कि 3 वर्ग होंगे भाई साहब, और वो तीनों वर्ग अपने अपने कामों में, अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे से काम करेंगे तो एक अच्छा राज्य निकल के आएगा जिसे आदर्श राज्य बोलेंगे। और यही उनका न्याय का सिद्धांत आगे चलकर बनता है कि सभी लोग अपने अपने काम के साथ न्याय करें, तो उन्होंने न्याय का सिद्धांत बोल दिया था। इसके आगे भी कुछ बात थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई थी। अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत, नागरिकता संबंधी विचार और सद्गुणी नैतिक जीवन अरस्तु के अनुसार कैसा होगा, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं अरस्तु के राज्य के बारे में। अरस्तु का राज्य कैसा होगा ये जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं उसमें जो मुख्य बात थी वो मुख्य इस प्रकार थी, उनका स्टेटमेंट एक ये रहा, इसको बार बार दोहरा कर पूछा जाता है कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है। मतलब कि जो राज्य है ना वो परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, परंतु प्रकृति के क्रम में पहले आता है।
इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं अरस्तु जी। तो अरस्तु बोलते हैं कि परिवार को बीज की भांति समझते हैं। कौन? अरस्तु। और राज्य को वृक्ष की भांति समझते हैं। मतलब आप पहले बीज डालोगे जभी तो कोई जो बीज है वो पौधा बनेगा और पौधे के बाद वो एक राज्य बनेगा। तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि जो अरस्तु है वो इकाई मानते हैं, सबसे छोटी यूनिट परिवार को मानते हैं कि परिवार तो होना ही होना चाहिए। परिवार बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। मैं बहुत जोर दे के अपने शब्दों को बोल रहा हूं क्योंकि प्लेटो जो थे उन्होंने जो परिवार है उसकी कड़ी आलोचना की थी। मतलब उन्होंने तो ये कह दिया था कि भैया परिवार होना नहीं चाहिए, शासक वर्ग जो है उनके बीवी बच्चे कुछ नहीं होना चाहिए। साम्यवाद की बात करते हैं वो प्लेटो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने परिवार की बात कर दी, अपने गुरु की बात काट दी। कौन ने? अरस्तु ने। और उन्होंने कह दिया कि ये बीज की भांति है, इसके बिना तो ना गांव बनेगा, ना शहर बनेगा, ना राज्य बनेगा। तो बीज जो है वो परिवार है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि परिवार प्राकृतिक है और राज्य प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ विकसित रूप है। मतलब कि जो परिवार है वो प्रकृति में आता है और जब प्रकृति अपने डेवलपमेंट के साथ विकसित होती जाती है, समय के साथ विकसित होती जाती है, तो एक समय ऐसा आता है जब राज्य बनता है और यही राज्य प्रकृति का सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप होता है। जब पूरी प्रकृति अपने सर्वोत्तम निष्कर्ष पर पहुंच जाती है तो राज्य बनता है अंत में आकर। बारकर जो हैं, जो सपोर्ट भी करते हैं, क्रिटिक भी करते हैं, उनका कहना है कि अरस्तु का राज्य समुदायों का समुदाय है। अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है कि जो राज्य में नहीं रहता या तो वो भगवान है या वो पशु है। देखिए आंसर राइटिंग आप जब भी करें तो ये चीजें लिखना जरूरी होती है और इसीलिए मैंने इसको यहां पर भी लिख दिया था। कई बार आप अपनी बात बोलेंगे वो तो अच्छा है, लेकिन अपनी बात को मजबूती से दर्ज कराने के लिए आप ऐसे जो बारकर हैं और अलग अलग जो चिंतक रहे या फिर जो राइटर्स रहे हैं उनको कोट कर देंगे कि अरस्तु के बारे में इस व्यक्ति ने ये कहा, प्लेटो के बारे में इस व्यक्ति ने ये कहा। तो आपका जो उत्तर है ना वो बहुत मजबूत हो जाएगा और वो उस पे नंबर ज्यादा मिलने की संभावना हमेशा रहती है। तो यहाँ पे ये कोट भी आप ध्यान रखिए कि राज्य में नहीं रहता जो व्यक्ति या तो वो भगवान होगा या फिर वो पशु होगा। ये बात किसने कही? अरस्तु ने कही। अरस्तु ने यह भी कहा कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। मतलब वो राज्य में आता है, राजनीति करता है, इसी से वो चीजें समझता है और इसी के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करता है। राज्य के बाहर व्यक्ति को रखकर अरस्तु देख ही नहीं सकते किसी नागरिक को। तो राज्य बहुत इंपॉर्टेंट संस्था हो जाती है अरस्तु के अनुसार। एक चीज और ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पर कहाँ पर यूनानी युग में, ये जो हम बात कर रहे हैं प्लेटो और एरिस्टोटल की, उस टाइम जो पॉलिटिक्स थी और जो एथिक्स था उसमें कोई भी अंतर नहीं था। आज वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि एथिक्स कहाँ है और पॉलिटिक्स कहाँ है, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है और एथिक्स, नैतिकता क्या है, मूल्य क्या है, ये आपको पता हुआ है, हमें बचपन से सिखाए जाते हैं। और दूसरी तरफ आप पॉलिटिक्स देख सकते हैं कि जीतने के लिए, किसी को हराने के लिए कोई भी जो साधन है उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि अभी चल रहा है। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था। वहां पे एथिक्स और पॉलिटिक्स दोनों पैरेलली साथ साथ चलते थे और पॉलिटिक्स में एथिक्स का पूरा ध्यान रखा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अरस्तु ने दार्शनिक व तार्किक विधि का प्रयोग करते हुए पहले राज्य अस्तित्व में आता है और फिर व्यक्ति अस्तित्व में आता है, ये बोला। जैसे कि उनका सीधा स्टेटमेंट काल के क्रम में, मतलब कि मान लीजिए कि कोई समय पीरियड चल रहा है और उसमें पहले व्यक्ति आएगा और उस व्यक्ति के आने के बाद थोड़े थोड़े व्यक्ति आएंगे, जुड़ते जाएंगे, उसके बाद ये सब व्यक्ति मिलकर एक स्टेट का फॉर्म करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा
कि काल के क्रम में राज्य जो है वो परिवार या व्यक्ति के बाद आता है। मतलब कि पहले व्यक्ति जन्म लेगा, फिर वो परिवार बनेगा और उस परिवार के बाद राज्य बनेगा, लेकिन प्रकृति के क्रम में ये राज्य पहले आता है। ये कौन सी बात हुई भाई, ये समझा दीजिए हमें। ठीक है, बिल्कुल समझा देते हैं। देखिए, वो मानते हैं कि, कौन मानते हैं, अरिस्टोटल मानते हैं कि ठीक है, व्यक्ति, यहां पे मैं टाइमलाइन ले लेता हूं ऐसा करके कुछ, कि मान लीजिए ये हमारा 2000 है और ये हमारा 2023 चल रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति का जन्म हो गया 2000 पर, लेकिन जो अरिस्टोटल है वो बोलते हैं कि नहीं, व्यक्ति का जन्म भले हो गया हो लेकिन वो अभी एक सही मानव नहीं बन पाया है, उसके पास शिक्षा नहीं है, उसके पास अभी न शासन पद्धति है, वो भटक रहा है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो कैसे, अब वो कह रहे हैं कि भाई देखो, अब ये आ तो गया मानव, ये थोड़ा थोड़ा जब समझदार होगा तो वो पहले समाज का निर्माण करेगा, पहले परिवार का निर्माण करेगा, मतलब कि राज्य का निर्माण करेगा। बीज बोला था ना परिवार को उन्होंने, तो जो बीज है उससे आशय राज्य से है, तो पहले राज्य का निर्माण होगा, और राज्य का निर्माण होगा तो राज्य में रहने के साथ साथ जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे सद्गुण सीखेगा, उसके पास शिक्षा आएगी, उसके पास शासन संचालन की कला आएगी। तो इस प्रकार इस कथन का आशय निकाला जा सकता है। फिर भी कोई डाउट छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। उनके अनुसार राज्य में ही रहकर व्यक्ति का विकास होता है, क्योंकि राज्य शिक्षा प्रदान करता है एवं शासन की गतिविधि में भाग लेकर ही व्यक्ति का विकास होता है। ये बात अब भी हमने समझ ली है। ओके, अब बात करते हैं अरस्तु के नागरिक संबंधी विचार का। देखिए, अरस्तु का राज्य है, राज्य में नागरिक रहते हैं, तो नागरिक कैसे होंगे, किस किस को नागरिकता दोगे आप, ये वो बात इसमें बताते हैं। देखिए, ईमानदारी से बताऊं, यहाँ पे इनकी बहुत आलोचना होने वाली है, और वो क्यों होने वाली है वो अब भी आप 1 मिनट में देखेंगे। शासन के विधायक न्यायिक कार्य में भाग लेने वाला व्यक्ति ही नागरिक कहलाएगा। मतलब कि जो संसद में, मतलब आज की अगर मैं बात करूं तो संसद में जो हम सांसद बैठे हैं, विधायिका में जो विधायक बैठे हैं, और न्यायपालिका में जो न्यायाधीश बैठे हैं, उन लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी, बाकी लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। आगे उदाहरण स्वरूप ये बोलते हैं, केवल मालिक को नागरिकता मिलेगी। मालिक और दास का अब भी मैं आपको वर्णन दे दूंगा, बस आप यहां देखिए एग्जाम्पल में, कि केवल मालिक को नागरिकता देंगे, दास को नागरिकता नहीं देंगे, महिला को नागरिकता नहीं देंगे, व्यापारी को भी नागरिकता नहीं देंगे, बच्चे को भी नागरिकता नहीं दे देंगे, बूढ़े को भी नागरिकता नहीं दे देंगे, विदेशियों पे विश्वास करना कठिन है तो उन्हें भी नागरिकता नहीं देंगे। तो ये यहाँ पे बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं कि बहुत ही रूढ़िवादी किस्म के व्यक्ति प्रतीत होते हैं अरिस्टोटल, क्योंकि वो केवल और केवल मालिक को नागरिकता देने की बात करते हैं। हम मालिक को क्यों देने वाले हैं नागरिकता, ये भी समझ लीजिए। ये हमको समझ में आएगा अरस्तु का परिवार का विचार क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्लेटो परिवार को मानते ही नहीं थे, ये भाई ने परिवार को तो माना, अरस्तु ने परिवार को तो माना, लेकिन इसमें भी इन्होंने बहुत गेम कर दिया। गेम क्या है ये समझ लीजिए। इन्होंने बोला कि जो पत्नी है ना, जो फीमेल है, जो वाइफ है, उनमें विवेक का अभाव है, वो सोच नहीं सकती, मतलब उनको केवल खाना आना बनाना आता है, झाड़ू पोंछा करना आता है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये अरस्तु कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे कोई भी शब्द नहीं है, मैं बस उनका जो वर्डिंग है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर वो कहते हैं कि भैया पत्नी में विवेक का अभाव है, इसलिए जो पति है ना वो संवैधानिक सलाहकार की भूमिका निभाएगा। मतलब कि संवैधानिक सलाहकार, आपको कहाँ जाना है, आपको किससे मिलना है, कब उठना है, कब बैठना है, ये सब बातें पति बताएगा। किसको? पत्नी को। और क्यों बताएगा? क्योंकि पत्नी में विवेक का अभाव है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मैं नहीं बोल रहा हूं। फिर ये बात करते हैं पिता और पुत्र की। अब ये बोलते हैं कि पिता और पुत्र जो है ना, यहाँ पे पुत्र जो है इसमें विवेक का विकास होना बाकी है। देखिए, यहाँ पुत्र जो है ना,
फीमेल जो मेल चाइल्ड होता है उसकी बात कर रहे हैं, फीमेल चाइल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये फीमेल को लेकर बहुत आलोचना करते हैं कि फीमेल जो है उनमें बुद्धि की कमी होती है। अभी मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपका दिमाग भी घूम जाएगा। तो यहाँ पे ये मेल चाइल्ड की बात करते हैं और बोलते हैं कि इनमें विकास होना अभी बाकी है, कुछ समय रुक जाओ, और जब तक इनमें विकास नहीं होता पिता जो है वो पुत्र के ऊपर अधिनायक की भूमिका निभाएगा। अधिनायक क्या होता है भाई? जो हिटलर टाइप के थे ना, हिटलर, मुसोलिनी, ये अधिनायक थे, जो आपके किम जोंग उन है, जो बोल दिया वही करना है, उसके आगे कोई चौचपट नहीं। इस प्रकार की बात ये लोग करते थे, मतलब कि अरिस्टोटल बोलते थे। और मालिक और दास, देखिए मालिक यहाँ पे देख रहे हैं आप, पिता भी मालिक हो गया, यहाँ पे पति भी मालिक हो गया, और मालिक और दास का संबंध तो है ही। अब दास प्रथा उस टाइम प्रचलित थी, ये उसके सपोर्टर भी थे, इसलिए भी इनका क्रिटिक होता है। तो ये कहते हैं इनमें विवेक होता ही नहीं है, विवेक नहीं होता भाई दास में, इसलिए तो उनका ट्रेड हो रहा है, इसलिए तो स्लेवरी चल रही है। तो इनके ऊपर तो निरंकुशता की भूमिका होना चाहिए, मतलब इनको डांट मार के पीट के रखो, मतलब ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि डांट मार के पीट के रखो, बट उन्होंने कहा इनमें विवेक बिल्कुल नहीं है, इनको समझाना पड़ेगा कि आपको कौन सा काम कब करना है, कपड़े कब धोना है, पैर कब दबाना है, बर्तन कब मांजना है, ये सब बातें अरस्तु करते हैं। अब कुछ कोट भी सुन लीजिए जो अरस्तु के द्वारा बोले गए हैं। तो अरस्तु ने कुल मिला के समाज को दो भागों में बांट दिया। दो भाग कौन से हो गए? एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको रुक जाइए थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है, यस। तो एक भाग तो ये हो गया, ठीक है, पति, पिता और मालिक, ये तीनों को इन्होंने एक ही कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। दूसरी तरफ इन्होंने रख दिया पत्नी, पुत्र और दास को, इनको इन्होंने एक कैटेगरी में रख दिया। तो कुल मिला के अरस्तु ने परिवार को विभाजित कर दिया। एक वो जो होगा जो शासन करने वाला होगा समाज के ऊपर, और एक वो है जो शासित होगा किनके द्वारा? जो शासन कर रहे हैं उनके ऊपर। अरस्तु ने कहा कि समाज में समानता ना होती है, ना ही इसकी आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति में ही विषमता विद्यमान है। उसने जीव विज्ञान का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार शरीर के सभी अंग का महत्व समान नहीं होता, उसी प्रकार समाज या राज्य में सभी लोगों का महत्व समान नहीं होता। अच्छा, मैं केवल एग्जाम्पल से के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं इस बात को मीन नहीं करता हूं, मतलब मैं ये बात नहीं बोलना चाह रहा हूं, बट ये जो अरिस्टोटल ने ये कोट बोला उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, उन्होंने बोला कि जीव विज्ञान के उदाहरण, मतलब बायोलॉजी का उन्होंने उपयोग किया, हालांकि उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि शरीर के जो सभी अंग हैं वो समान महत्व के नहीं है। देखिए, जो हमारी उंगलियां हैं वो समान है क्या? नहीं है ना। हमारा मस्तिष्क और हमारा जो हार्ट है, जो दिल है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भी कुछ हो सकता है क्या? अगर ब्रेन डेड हो जाए तो ये शरीर काम करेगा क्या? ये हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो उसके बाद ये शरीर काम करेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए दुर्घटनावश अगर किसी का पैर कट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का कान कट जाता है, फिर भी शरीर काम कर सकता है। तो यही बात ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, समाज में सभी लोग समान नहीं हैं, प्रकृति ने ही समान नहीं बनाया है। वो कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं कम बुद्धि वाली होती हैं, जो दास हैं उनमें बुद्धि होती नहीं है, पुत्र में अभी बुद्धि का विकास होना बाकी है, तो प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है। और ये जो इनका स्टेटमेंट है ना, इसको लेके इतनी आलोचना होती है, इतनी आलोचना होती है कि कई किताबें लिखा गई हैं इसके ऊपर। तो आगे मैं पढ़ता हूं कि जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, ठीक उसी प्रकार मालिक का नियंत्रण दास पर, पिता का पुत्र पर और पति का पत्नी पर नियंत्रण होता है। ये हो गई भैया परिवार की बात। और इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो केवल जो मालिक है, मालिक या आप इसको पति भी कह सकते हैं, पिता भी कुछ रूप में कह सकते हैं, या मालिक कह सकते हैं, तो इसी को ये कह रहे हैं कि सिटीजनशिप तो भैया इन्हीं को ही देंगे हम।
किसी और को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है। देख रहे हैं आप अरस्तु साहब को। और सुन लीजिए इनके विचार। अरस्तु बोलते हैं कि पुरुषों की शोभा आदेश देने में है और महिलाओं की शोभा उनका पालन करने में। दूसरा कोट उनका यह है कि कुछ लोग जन्म से पराधीन, पराधीन मतलब नीचे दबे कुचले होते हैं, जिन पर शासन होना चाहिए, पराधीन होते हैं, और कुछ लोग जन्म से शासन के लिए बने होते हैं। अरस्तु का विचार था कि पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं। स्वतंत्रता, जो स्वतंत्र लोग हैं, यहाँ पे स्वतंत्र होगा, स्वतंत्रता नहीं, जो स्वतंत्र लोग हैं वो दास लोगों से श्रेष्ठ है, और ये जो यूनानी लोग हैं वो बर्बर लोगों से श्रेष्ठ है। ये जो तीनों कोट हैं ये मैंने आपके सामने इसलिए लाया हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा और आपसे बोलेंगे कि इसको क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, इवेल्युएट कीजिए कि आप इससे क्या समझते हैं और आप इससे कितने सहमत हैं। यहाँ पे देखिए, शुरू के दो तो आप समझ गए। यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है कि अरस्तु का विचार है कि पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं, स्वतंत्र जन जो हैं वो दासों से श्रेष्ठ हैं, और यूनानी जो लोग हैं वो बर्बर से श्रेष्ठ हैं। यूनानी और बर्बर कौन है? यूनानी वो हो गए यूरोप वाले, ठीक है, ऐसा मतलब कि जिनकी वाइट स्किन हो गई, ठीक है। और बर्बर लोग कौन हो गए? एशिया में रहने वाले, अफ्रीका में रहने वाले, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी इन्होंने मतलब वो कर दिया, मतलब भेदभाव कर दिया कि जो बर्बर लोग हैं जो एशिया अफ्रीका में पाए जाते हैं वो यूनानियों से श्रेष्ठ नहीं है, वो उन पर शासन होना ही चाहिए, मतलब ऐसा इनको कहना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अरस्तु का जो परिवार का विचार है, अरस्तु का जो नागरिकता संबंधी विचार है और अरस्तु का जो राज्य का संबंधी विचार है वो समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं नोट्स, पीडीएफ, बुक्स जो भी होता है वो वहां पर डाल देता हूँ, उसका लिंक नीचे है। और एक बात कि आप हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से ये जो मैं जो पीडीएफ है ये जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाली भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जो बुक की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद ब्यूरो एकेडमी को देखने के लिए और ब्यूरो एकेडमी के साथ समय बिताने के लिए। धन्यवाद।